गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वापस अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको लेक्चर दिए थे वो आपने स्टडी करे होंगे कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स ये क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको सारा क्लियर किया था। आज हम इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। शी का नाम सुनते ही आप सबके मन में थोड़ा एक फनी टाइप क्रिएट होगा कि व्हाट डू मीन बाय शी क्या सर? शी आप समझ रहे हो, वो वाला शी नहीं है। शी का मतलब है एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन और ई फॉर इलेक्ट्रोड, यानी एक ये इलेक्ट्रोड है। अब पहली बात उठती है सर इलेक्ट्रोड है क्या? एक ऐसा हाफ सेल जिसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड होंगे। तो जिस हाफ सेल्स के अंदर कैथोड और एनोड हैं इट मींस वो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा। पर शी का मतलब क्या है? शी का मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। पहली बात तो बेटा अदर लैंग्वेज में इसको हम NHE कह सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो शी बोलो या NHE बोलो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पर टू बोर्ड एग्जाम और CBSE अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादातर NCERT और अदर्स में आपको शी दिया है, इसलिए ज़्यादातर शी याद रखना। पर ठीक है, अदर लैंग्वेज में इसको NHE भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सबसे बात उठती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम क्रिएट करते हैं तो इसको स्टैंडर्ड नाम क्यों दिया? स्टैंडर्ड नाम तो इसलिए दे रहे हैं बेटा क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। अब कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी वो मैं आपको क्रिएट करूंगा, बताऊंगा जब अपन ये किसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तब उसके अंदर आपको पूरा बता दिया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी सर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करी थी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारण क्या होता है बेटा, ये इसके अंदर एक गैस पास की जाती है और ये गैस हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन शॉर्ट में मैं बोलेंगे इसको शी। ठीक बेटा, इतना क्लियर? अब ध्यान से समझना बेटा ये एक्चुअली है क्या। अब आप इसके अंदर मैं आपको क्या क्या क्रिएट करूंगा। सबसे इसकी कुछ प्रॉपर्टी शी की, कि शी की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं जो शी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शी का कंस्ट्रक्शन, कैसे उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है, प्लस उसका डायग्राम, प्लस उसकी रिएक्शंस, प्लस उसका रिप्रेजेंटेशंस, ये सारा अपन पढ़ेंगे आज बेटा। ठीक, कैसे देखना बेटा। सबसे पहले अपन देखते हैं शी का पूरा नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड है? गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब सर गैस आयन इलेक्ट्रोड का मीन क्या होता है? गैस आयन इलेक्ट्रोड का मीन ये होता है बेटा कि जो गैस और आयंस के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। और इक्विलिब्रियम आप लोगों ने 11 में पढ़ा था, दोनों स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब आपस में इक्वल होगी तो दैट्स इक्विलिब्रियम। तो गैस और आयंस के बीच में जब इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रोड गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज अपन H2 एक गैस है बेटा, और ये H2 गैस किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन आयन में। तो गैस और आयन के बीच में इक्विलिब्रियम को जो मेंटेन करेगा ऐसा इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा बेटा? गैस आयन इलेक्ट्रोड। इतना क्लियर? सेकेंड, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट एज IUPAC केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका जो कंपैरिजन करेंगे अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रोड है तो उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो शी के कंपेयर कैसा होगा? जीरो होगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको एक्टिविटी और पूरे रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। तीसरा, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल, मतलब ये दोनों रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर दो हाफ सेल्स हैं, एक एनोड को रिप्रेजेंट करेगा और एक कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा। और कभी कभी इसका अपोजिट जो होता है, एनोड जो होता है कैथोड में कन्वर्ट होता है, कैथोड किस में कन्वर्ट होता है? एनोड में। तभी अपन है इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, और मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताया था जिसके अंदर मैंने आपको गैल्वेनिक सेल्स की पूरी रिएक्शंस बताई थी। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस ये थोड़ा सा क्लियर करो, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी बेटा उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और जहां पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी, वहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। कैसे, ये आपको इसी गैस आयन इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, आप उसको एक बार फिर वॉच करना ध्यान से, कि जब भी कोई आयंस है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और आयंस कभी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई आयंस जो है वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस वहां पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हो गया वो इसका कितना होगा बेटा, 0 होगा। और हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रहता है कि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मींस कोई भी एलिमेंट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मींस वो ऑक्सीडेशन को डिपेंड करेगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग दिख ही रहा है। आप बोलेगे सर व्हाट इज दिस, इसको हम कहते हैं बेटा ई नॉट। ई नॉट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है, ई नॉट हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम कब है, फिर आगे क्या, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो रिएक्शन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिपेंड कर रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और जहां ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी वहां स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बेटा। इसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, वाई, क्योंकि जो आयंस है वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये चारों जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करी, शी या नी को। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और नी मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब देखना बेटा इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इट मींस इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको कैसे बनाया गया है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, और मैंने स्टार्टिंग बताया था इसके लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए, तभी इसको अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना बेटा, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन प्लस इसका डायग्राम दोनों में आपको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका एक कंटेनर है, यू नो वेरी वेल, एक बर्तन टाइप है, एक वेसल्स है, वेसल्स बोलो तो ज़्यादा बेटर है, कंटेनर बोलो तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है HCl, ठीक, HCl यू नो वेरी वेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी मोलारिटी हमने कितनी रखी बेटा, 1 रखी है। अब बात उठती है सर 1 क्यों रखी है, 1 इसलिए कि मैंने बताया इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर अपन स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन ने 1 HCl लिया है, तो 1 HCl लिया तो उसकी मोलारिटी भी कितनी होगी, 1 m होगी। कैसे होगी देखना बेटा, HCl यूनिवेरिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, तो उसकी जो मोलारिटी वो भी 1 m होगी। यदि मैं H2SO4 लिखता तो H2SO4 भी एक एसिड है, वो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता और 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता, तो उस कंडीशन उसकी मोलारिटी 2 m होती। पर यहाँ अपन ने स्टैंडर्ड कंडीशन रखी है, इसलिए अपन ने 1 HCl रखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये स्टैंडर्ड की। सेकंड, इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस, यू नो वेरी वेल, और आप जानते हो कैल्विन में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो कैल्विन में कितना हो गया बेटा, 298 कैल्विन, ठीक। थर्ड कंडीशन, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास की जा रही है, प्योर हाइड्रोजन गैस है, जिसका प्रेशर कितना है, 1 atm। atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए यूनिट ऑफ किसकी है, प्रेशर की, atm जिसको कहा जाता है। तो प्रेशर को किसमें मेजर किया था, atm में। तो 1 atm जो भी सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 1 m प्लस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या कैल्विन में 298। यदि ये तीनों कंडीशन होगी तो वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा, अब सुनना ध्यान से बेटा। सबसे पहले आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर तीनों कंडीशन ली। पहला सॉल्यूशन लिया 1 HCl जिसकी मोलारिटी 1 m है, टेम्परेचर इसके लिए यूनिवर्सल 25 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन 298 कैल्विन बेटा। थर्ड, जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो प्योर, उसका जो प्रेशर है वो 180 m है। ये जो पूरा जो आपका कंटेनर कैपिटल दिख रहा है, ये ग्लास जैकेट है, इट मींस मेड अप ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ है, ठीक। इतना क्लियर, आगे सुनना बेटा।
अब ये इलेक्ट्रोड कब कराएगा? जब इसके अंदर आपने ज्यादातर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड कब होते हैं? जब एक कैथोड और एक एनोड होता है, ज्यादातर अपन ने ये देखे। पर यदि मैं इसके अंदर वायर नहीं लगाता तो आपके मन में डाउट होता है सर फिर ये कहां इलेक्ट्रोड के रूप में वर्क कर रहा है? तब इसके लिए अंदर हमने क्या लगा दिया? एक वायर लगा दी। और वायर कैसी है? वायर मेड अप ऑफ प्लैटिनम। यू नो प्लैटिनम कैसा एलिमेंट है? मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है? तो प्लैटिनम की वायर लगा दी, इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जिसकी वायर लगा रखी है, देखिए रही आपको यहां से बताइए। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर ये आपने जो लगा रखी है ये प्लैटिनम ब्लैक फॉइल, इसका क्या वर्क है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये पूरा जो कंटेनर तैयार हुआ है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ शी कहलाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपके कुछ मन में डाउट होंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बेटा, जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, टेम्परेचर आपके सामने है, यूनिवर्सल करंट पास होगा, वायर क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इलेक्ट्रोड की वायर लगा रखी है, तो उसमें ये जो प्लैटिनम ब्लैक फॉइल है ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी या एड्सॉर्ब करती है? हाइड्रोजन को जो एड्सॉर्ब कर रही है, ये आपके 12th में एक चैप्टर है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर आएगा एड्सॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। तो हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब होना है या एब्जॉर्प्शन हो, वो किसके थ्रू होगा? प्लैटिनम ब्लैक फॉइल के थ्रू होगा। ठीक, तो प्योर हाइड्रोजन उसके अंदर एंटर करी, प्रेशर लगाया 1 atm, टेम्परेचर हमारे सामने गिवन है, कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो 1 HCl है। जैसे करंट पास करोगे तो यूनिवर्सल क्या होगा उस कंडीशन में कि हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का कुछ अमाउंट वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसके थ्रू हो जाएगा बेटा? वो ब्लैक फॉइल के थ्रू, और ब्लैक फॉइल इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम। इतना क्लियर? ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम के जो अगर हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स होंगे, बड़े बड़े जो उठेंगे बबल्स, यू नो बबल्स उठे, तो ये काय के कहलाएंगे बेटा? हाइड्रोजन बबल्स, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कुछ हाइड्रोजन का अमाउंट तो इस ब्लैक फॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ बबल्स जो हैं वो इस पे क्रिएट होंगे। इस पे आपको दिख रहे हैं जो मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, दैट्स बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा कभी आज से 1 मार्क्स में आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लैटिनम ब्लैक फॉइल? तो हाइड्रोजन को जो एब्जॉर्ब कर रही है वो प्लैटिनम ब्लैक फॉइल, तो हाइड्रोजन का कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर जाएगा और बाकी जो है उसके रिमेनिंग ऑफ जो बबल्स हैं वो आपको इस कंटेनर में आपको शो हो रहे हैं। ठीक, अब आपके मन में हुआ सर इसमें आपने स्टार्टिंग में बताया था गैस आयन इलेक्ट्रॉन, कैसे इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है दोनों के बीच में, गैस और आयन के बीच में। तो उसके लिए रिएक्शन है बेटा, ध्यान सीखना। हाइड्रोजन है यूनिवर्सल गैस नेचर की है, बोथ टाइप की अंदर इसके अंदर रिएक्शन है, आपने 10th 11th में पढ़ा की है। जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वाई क्योंकि दोनों साइड रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो हाइड्रोजन गैस से किस में कन्वर्ट हो गई? हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यू नो वेरी वेल। ठीक बेटा, तो इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन। वापस आयन एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन। तो गैस और आयन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इट मीन वहां जो इलेक्ट्रोड क्रिएट होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट फिर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी बेटा आपको कि ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? शी एज एनोड एट हाफ सेल, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन की। और ऑक्सीडेशन में यूनिवर्सल जब भी कोई एलिमेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन को डिपेंड करता है, या यू भी हम कहते हैं जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो भी वहां कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। जो आपके सामने बड़ी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगी? एज ए एनोड के ऊपर। इसको हम रिप्रेजेंट यूं कहते हैं, ये प्लैटिनम की वायर लगा रखी है बेटा, पार्शियल प्रेशर 1 atm हमने दिया, यू नो वेरी वेल। तो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, कंसंट्रेशन जो उसकी मोलारिटी है, तो मैंने बताया था कि जब भी हाइड्रोजन जो है गैस वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी तब उसका जो रेफरेंस जो वैल्यू होगी, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो रहा है बेटा? 0। ठीक, तो यानी यहां कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहां होगी? एज ए एनोड के ऊपर। ठीक, ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन क्रिएट हुई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वापस रिवर्सिबल है।
हाइड्रोजन आयन वापस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आयन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस वहां रिडक्शन हो रहा है। कैसे? वापस लिखा बेटा, शी हैज कैथोड हाफ सेल, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन। और रिडक्शन में बताया था कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इट मींस वो रिडक्शन, या आयंस एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन। और रिडक्शन की प्रोसेस कहां होती है? कैथोड के ऊपर। दिख ही रहा है हमें, इसका अपोजिट कर दिया। तो कुल मिला के ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका अपोजिट ई नॉट हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगी एसआरपी। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। तो यानी कुल मिला के ये मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कंडीशन दोनों कैसे आई वो यहाँ ये रिप्रेजेंट हो रही है। तो कुल मिला के ये जो आपकी प्रोसेस हुई, जो इलेक्ट्रोड क्रिएट हुआ, उस इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दिया? शी। एक बार शॉर्ट वे में सुन लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अदर लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोड, उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड जो गैस और आयन इलेक्ट्रोड भी कहता है, दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम गैस और आयन के बीच में वो मेंटेन हो रहा है, इसलिए कन्वर्टर है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कह रहे हैं आईयूपीएसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दोनों फॉर्म में वर्क करेगा, कैथोड एनोड, यू नो वेरी वेल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यू नो वेरी, उसको ऐसे प्रिंट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन उसको ऐसे प्रिंट करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया, ऐसा भी जा सकता है कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम प्लस फंक्शन ऑफ प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। तो हाइड्रोजन को जो एब्जॉर्ब करी है वो प्लैटिनम ब्लैक फॉयल करेगी बेटा, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों करें? यूनिवर्सल, क्योंकि इसकी मोलारिटी जो सॉल्यूशन 1 m है, टेम्परेचर गिवन है आपके सामने, और प्रेशर 180 m है, पार्शियल प्रेशर। ठीक, हाफ सेल के अंदर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पे एनोड होता है, वो ये प्रोसेस हो गई बेटा। ठीक, रिडक्शन किस पे होगा? कैथोड के, वो उसके ये हो जाएगी। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ई नॉट हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन आयन। इसका रिप्रेजेंट क्या होगा बेटा? ही नॉट हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब गया ये कहलाएगा बेटा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रोड के कंपेयर ऑलवेज वो कैसा मानेंगे? 0 मानेंगे। इतना क्लियर? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 2021 में। ठीक, क्लियर? और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक, इसको फेयर कर लो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना शी के बाद अगला पॉइंट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले आपको एक मीन क्लियर कर दूं, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर करंट पास करने के बाद वो अपने आयंस में स्प्लिट्स हो रहा है, तो दैट्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, इसके अंदर एक कंटेनर आपको दे रखा है। ठीक, इस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एनोड करें और नेगेटिव को हम करें कैथोड। ठीक, करंट पास करोगे तो उस कंडीशन में क्या है? ये जो नेगेटिव आयंस हैं इसके, वो सारे कहां पे कलेक्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव की ओर। और इसके जो हैं वो सारे कहां चले जाएंगे? नेगेटिव की ओर। यानी चार्ज जो होंगे वो, या आयंस होंगे वो क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। क्लियर? दिख ही रहा है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव आयन कहां चले जाएंगे? नेगेटिव आयन प्लेट की ओर। कब? जब इनके अंदर करंट पास करेंगे। तो इसके अंदर 2 आपने इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। तो जैसे आप उसके अंदर करंट पास करोगे तो इसमें आयंस होंगे, सेपरेट आयंस होंगे, अलग अलग ट्रांसफर हो जाएंगे। इट मीन्स आयंस का क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। और जहाँ चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं, इट मीन्स वहाँ जो प्रोसेस फॉलो होगी वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये ध्यान रखना, जिसको माइकल फैराडे ने दिया था बेटा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं फैराडे को 2 लॉ हैं, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है। दोनों लॉ में आज आपको क्रिएट कर रहा हूं। पहला फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the mass of substance deposited or the mass of gas liberated at particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution या electrode। एक बार समझो, the mass of a substance, कोई भी सब्सटेंस उसका जो मास है वो डिपॉजिट हो रहा है, या यूं भी कह सकते हैं, और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड, किसी भी गैस का जो मास है वो इधर लिबरेटेड हो रहा है एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा?
द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोड के। तो वहां जो लॉ क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और कैसे होता है यहां सुनना बेटा। सबसे पहले यूनिवर्सल जो भी सब्सटेंस उसका मास को अपन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसके चार्ज के। यूनिवर्सल इतना आप जानते हो, इट मींस Q यूनिवर्सल। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, m बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, m कम होगा तो Q भी क्या हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेम वर्क करना, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी निशान होता है तो इक्वल टू का निशान होता है और वहां कांस्टेंट क्रिएट होता है। कांस्टेंट को हमने z से प्रेजेंट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान होगा तो z इज Q। z एक कांस्टेंट है, जब भी कोई डायरेक्टली या का प्रोपोर्शनल का निशान हटता है या इनवर्स प्रोपोर्शनल हटता है वहां एक कांस्टेंट क्रिएट होता है। और फैराडे ने वहां कांस्टेंट यूज किया z, और z इज ए कांस्टेंट। अब z किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन कैटायंस और एनायंस। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस कितने उन चीज पर डिपेंड कर रहा है, कितने कैटायंस बढ़ रहे हैं, कितने एनायंस बढ़ रहे हैं, कितने कैटायंस कम हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। इट मींस वो z को डिपेंड करेगा। तो z इज ए कांस्टेंट, या इसको अदर लैंग्वेज में एक नाम रखते हैं ECE। सो व्हाट डू यू मीन ECE, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जितने कैटायंस हैं उतने ही आयंस आए, इक्विवेलेंट, ठीक। m इज इक्वल टू z Q यूनिवर्सल। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा करंट का, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q बाई टी में चार्ज अपॉन टाइम और I मीन्स करंट। Q फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो यू नो Q की जगह वैल्यू अपन क्या दी बेटा m इज इक्वल टू z I इंटू टी। Q की वैल्यू अपन ये रख दी, ठीक। I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम, I फॉर करंट। Q फाइंड करना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बन जाएगा बेटा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर यूनिवर्सल। I मीन्स करंट, करंट की यूनिट आप जानते हो ऐसा यूनिट एम्पियर। टाइम 1 सेकेंड्स, ठीक। तो इसके स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यू पुट अप करने पे ये बन जाएगा बेटा। Z क्या है, Z आप सुन लो, Z जो है एक फेराड कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा। किसको रिप्रेजेंट करता है, फेराड कांस्टेंट को, ये लिखा है आपने, ठीक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। Z का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Z इक्वल टू E बाय F। E बाय F का मतलब होता है E इक्विवेलेंट वेट यूनिवर्सल। आपने 10th और 11th में पढ़ा है इक्विवेलेंट कैसे वेट फाइंड करते हैं, ठीक। F इट मींस यूनिवर्सल। F किसको डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल। आपने लिखा है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो भी चार्ज है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसको हम किससे डिपेंड करेंगे बेटा, F से डिपेंड करते हैं। और F इट मींस यूनिवर्सल फेराड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी बेटा 96500 कूलम, ठीक। थोड़ा होता है कि सर व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट, हम कैसे वेट फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे। E इज इक्वल टू फॉर इक्विवेलेंट वेट मोलर मास जो भी आपको सब्सटेंस दिया होगा अपॉन x मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, नंबर ऑफ OH आयंस कितने हैं। इट मींस वो एसिड है, बेसिटी है या न्यूट्रल है या आयंस है, इट मींस वो x को डिपेंड करेगा। तो इससे हम किसी भी का सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q जो है, मेन बात यही है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो मास होगा वो उसके चार्ज के ऑलवेज कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट लॉ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। लास्ट एक और बेटा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ भी मैं आपको डायग्रामेटिकल अकॉर्डिंग समझाता हूं। ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, इतना क्लियर। इस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है, एक ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अंडरस्टूड हो। इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसके अंदर भरा है CSO4 सॉल्यूशन। 2 अलग अलग कंटेनर है और दोनों को अलग अलग लो, सॉरी, एक ये और एक ये, ठीक। ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन भर दिया और इसके अंदर आपने भर दिया किसका, कॉपर सल्फेट,
एक्वस सॉल्यूशन और ये भी एक्वस। एक्वस इट मीन्स सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था जो सॉल्यूशन कैसे वाटर के रूप में बिहेव करे। ठीक बेटा, ये आप लगा दिया। इसके अंदर Ag की रॉड ले ली और इसके अंदर आपने कैसी रॉड ले ली बेटा, कॉपर की रॉड ले ली। ठीक, अब सेकंड लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लॉ रिप्रेजेंट करता है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, यानी मास ऑफ जो सब्सटेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट केस इसके लिए देखते हैं। फर्स्ट केस देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1, ये निशान हटेगा तो M1 इज इक्वल टू Z E1, तो M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू Z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट उस कंटेनर की लिखते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2, M2 इज इक्वल टू Z E2, M2 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z। इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट और सेकंड से तो क्या बन जाएगा बेटा, M1 अपॉन E1, M2 अपॉन E2 सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जमा हो गई तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये आपका सेकंड लॉ है फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी क्या रिप्रेजेंट हुआ कि मास और डिपॉजिट M1 यानी AgNO3 का, मास और डिपॉजिटेड M2 यानी CuSO4 का इक्वल होंगे किसके, किसके इक्वल होंगे, AgNO3 के इक्विवेलेंट मास के और कॉपर के इक्विवेलेंट मास के। तो इन चारों जो है ये इसका रेशियो ऑलवेज ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा, इक्वल होगा। तो उस लॉ को हम कहते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार समझ लो, डाउट हो तो दो आपने कंटेनर लिया है, दोनों के अंदर सॉल्यूशन लिया है, दोनों के अंदर अलग अलग रॉड ले रखे, कैथोड और एनोड लगा रखे हैं, तभी उसको इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। मास ऑफ जो डिपॉजिट हो किसी इलेक्ट्रोड का वो उसके इक्विवेलेंट सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट केस के लिए ये कंडीशन हो जाएगी, सेकंड के लिए इसकी हो जाएगी, दोनों को इक्वल प्रूफ करने पे ये बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज मैंने आपको एक शी पढ़ा बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक, तो आज मैंने आपको शी पढ़ाया, शी का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया, शी की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, दो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दोनों लॉस क्या है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, इसको अच्छी तरह रीड कर लो। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। थैंक यू।